गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान देंगे आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी तक आपका जो क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है, वो था आगम शोधन खाते से आय व्यय खाता बनाना। ठीक है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। ठीक है, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको कराए थे और इसके बाद मैंने आपको कुछ सवाल भी कराए थे और आपको कुछ करने को भी दिए थे। ठीक है, आज आपके लिए एक नया टॉपिक है और वो नया टॉपिक ये है कि अभी तक हम आय व्यय खाता बना रहे थे रिसीव्ड एंड पेमेंट से, और आज हम आय व्यय खाता बनाएंगे तलपट की सहायता से। तलपट की सहायता से यानी ट्रायल बैलेंस की सहायता से, यानी इनकम, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अभी तक हमने आपको प्रिपरेशन करवाई थी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की, और आज हम प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं ट्रायल बैलेंस से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो पहले जो हम करते थे काम, तो पहले हम क्या करते थे कि हमें रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट दिया होता था। ठीक है, और इससे हम क्या करते थे, हम इससे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे। तो हम क्या कर देते थे, आपस में हम इसको क्रॉस कर देते थे। ठीक है, जो रिसीव होती थी वो इधर पहुंच जाती थी, जो पेमेंट होते थे वो इधर आ जाते। ठीक है, आपस में क्या होता था, आपस में इन दोनों का क्रॉस होता था। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो तलपट में डेबिट वाक्यां लिखी हुई हैं, ठीक है, यानी जो डेबिट शेष दे रखे हैं और जो क्रेडिट शेष दे रखे हैं। ठीक है, तो डेबिट शेष आपको कहाँ दे रखे हैं, इधर दे रखे हैं, और क्रेडिट शेष आपको कहाँ दे रखे हैं, यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक, तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जहां दे रखे हैं वो उसी साइड पे रहेंगे, यानी डेबिट बैलेंस इस साइड में उस साइड में रहेगा, क्रेडिट बैलेंस इस साइड में उस साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले आपको वो दे रखा है, मैंने सवाल आपको कल ही मैसेज कर दिया था। ठीक है, सवाल मैंने आपको ग्रुप में कल ही भेज दिया था, जिससे आप उस सवाल को आराम से देख लें। ठीक है, और करते टाइम जब वीडियो देखें तब भी आप उस सवाल को देखते रहें। और वैसे आप इंटर के अभ्यर्थी हैं तो आपने यहाँ तक एक किताब ले ली है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सदस्यों से चंदा। ठीक है, सदस्यों से चंदा, तो चंदा सबसे पहली बात आ जाती है बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है कितना, 10,560 रुपए का दिया हुआ है। अब देखिए उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है समायोजनाएं, यहाँ एडजस्टमेंट की बात आती है, तो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है चंदा 400 रुपए अग्रिम प्राप्त हुआ, जबकि 250 रुपए का चंदा बकाया था। 250 रुपए का चंदा क्या था, बकाया था, और 400 रुपए का हमें एडवांस मिल गया। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हम जिस साल का बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस साल का हम बना रहे हैं, जिस साल का हम उसको मैनेज कर रहे हैं, केवल उस साल का ही रुपए का आना और जाना देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पुराना रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, या हमें अग्रिम मिल गया, तो अग्रिम मिला, ये एडवांस मिला ना, ये एडवांस मिला है, ये है कब का, ये है 2015 का एडवांस। ठीक, तो अगर हमने इसमें जोड़ रखा है तो हम इसे घटाएंगे। ठीक है, इनकम जो है एडवांस में मिली है 400 रुपए, क्या लिखा है, 400 रुपए हमें चंदा के अग्रिम प्राप्त हुए। तो जब अग्रिम हमें 400 प्राप्त हुए हैं, वो है किस साल के हैं, वो 2015 के, ना कि 2014 के, और हम इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहे हैं ईयर एंडिंग 14 में, तो हम यहाँ पर खर्चे भी 14 के ही लेंगे। ठीक, तो जो चंदा दिया है उसमें से हम एडवांस को लेस कर लेंगे। ठीक, अब हमें हुआ क्या है, चंदा हमें 250 रुपए का चंदा बकाया था। चंदा जो है वो हमें कितना मिला, हमें चंदा 10,560 मिला, जिसमें 250 बकाया था। तो एक्रूड एट द एंड, यानी साल के अंत तक हमारे पास जो 250 रुपए थे वो हमें मिलना बाकी थे, मिले नहीं। ठीक है, मिले नहीं, लेकिन आएंगे तो वो इसी साल में, आएंगे तो वो इसी साल में। ठीक है, तो छात्रों को आप ध्यान से देखिएगा, 10,560 प्लस 250 रुपए हम इसमें से ऐड कर देंगे, भले ही मिले हो या ना मिले हो, लेकिन वो जब इस साल के हैं
तो वो इसी साल में काउंट होंगे, अन्यथा आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस साल के हैं, मान लीजिए आपने नहीं दिखाए, अगली साल दिखाए, तो क्या इस साल का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो सही निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये 250 रुपए आपने दिखाए नहीं, ये आपके 250 रुपए तो हमेशा कम ही बने रहेंगे, ठीक है, भले ही वो मिलेंगे अगली साल, लेकिन यहाँ पर हम जब इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो इसको हम शो करेंगे, इस साल का पैसा है वो इसी साल शो होगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए सैलरी होती है हमारी, ठीक है, सैलरी मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर है लास्ट में, मार्च में, ठीक है, तो मार्च में हमारा क्या है, सैलरी हमेशा हमें क्या मिलती है, मार्च की सैलरी हमें हमेशा अप्रैल में मिलती, ठीक है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में जब हम अपने कागज बनाते हैं, यानी सैलरी शीट को प्रिपेयर करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर में जो सैलरी हमारी निकली होती है वो हमारी अप्रैल में ही निकली होती है, लेकिन जब हम ऑन पेपर उसे लिखाते हैं तो वो हमारी जो सैलरी होती है वो मार्च में ही आती है, ठीक है, मार्च में ही उसको शो करते हैं, ना कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी ना ले जाएंगे, उसको हम क्लोज करेंगे तो मार्च में ही तो क्लोज कर देते हैं, भले ही हमें सैलरी मिली हो, लेकिन वो सैलरी तो मार्च की है ना, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2014 में ही आएगी। सैलरी हमारी अगर 2015 में मिली, लेकिन 2014 की सैलरी है और मार्च की सैलरी है, तो वो मार्च 2014 के फाइनेंशियल ईयर यानी इस फाइनेंशियल ईयर में ही तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि मार्च की सैलरी 2015 में हमें मिली अप्रैल में, तो हम इस महीने में थोड़ी ना दर्ज कर देंगे उसको, इस फाइनेंशियल ईयर में दर्ज कर देंगे तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर ये आपकी मार्च की सैलरी कहाँ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम पेपर बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्रूड, यानी हमें मिली नहीं लास्ट तक जब हमने इसको प्रिपेयर करा है, ठीक है। एट द एंड का मतलब क्या है, अब तक हमें 250 रुपए प्राप्त नहीं हुए, लेकिन ये 250 रुपए हमारे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और एडवांस हमें किसी ने रुपया दे दिया 400 रुपए 2015 की, ठीक, वो भी अगर इसमें ऐड है, भाई 10,560 में ऐड है, तो वो हम घटा देंगे, तो हमारे पास निकल के जो आएगा 10,410 रुपए आएगा बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन। अब आ जाता है टिकटों की बिक्री से, ठीक है। तो बाई क्या आ जाएगा आपका, बाई आपका आ जाएगा टिकटों की बिक्री, ठीक है। तो टिकटों की बिक्री जो है वो आपकी कहाँ आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर बाई सेल ऑफ टिकट्स, ठीक है, बाई सेल ऑफ टिकट्स। कितने, 3284 रुपए, ठीक है। सेल ऑफ टिकट यानी आपने टिकट बेचे तो रुपया आपके पास आया, ठीक है। यहाँ पर बाई सब्सक्रिप्शन है यानी चंदा है, तो चंदा क्या हुआ, चंदा हमें दिया गया, हमें मिला है, रुपया हमारे पास आया है, ठीक है। तो बाई सेल ऑफ टिकट्स 3284। उसके बाद आया है आपका प्रवेश शुल्क, ठीक है, उसके बाद आया है आपका प्रवेश शुल्क, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंट्री फीस, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, एंट्री फीस बाई द एंट्री फीस, ठीक है। कितने रुपए आ गए, 448 रुपए एंट्री फीस मिल गई है। उसके बाद आता है आपका सैंड्री रिसीप्ट। सैंड्री रिसीप्ट का मतलब है विविध प्राप्तियां, ठीक है। कितना हो गया, 1743 रुपए की हमारी विविध प्राप्तियां होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे टोटल, ठीक है, इसका हम टोटल कर लेंगे। इसमें अब लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्रेडिट वाक्यों में देख लीजिएगा आप कि इसमें हमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। जो पूंजी कोष दे रखा है और जो लेनदार दे रखे हैं वो हमेशा हमारे बैलेंस शीट में शो होते हैं, ठीक है। ये आपको पहले से ही पता है कि लेनदार और जो हमारा पूंजी कोष दिया है यानी कैपिटल फंड जो दिया है वो हमारा बैलेंस शीट में शो होता है। किस साइड में होता है, वो हमारा एसेट साइड, वो आपका लायबिलिटी साइड में शो होता है। लेनदार है, लेनदार का मतलब क्या हो गया, लेनदार का मतलब हो गया हमसे जो लेंगे तो हमारी लायबिलिटी हो गई, और जो कैपिटल हमने आपके बिजनेस में लगाई वो कैपिटल हमेशा हमारी लायबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि जब हम बिजनेस ऐड करते हैं तो जिसकी कैपिटल लगी है, जितनी लगी है वो हमें वापस करनी है। इसके बाद हम आते हैं डेबिट वाक्यों में। तो डेबिट वाक्यों में सबसे पहले आता है, ठीक है, सैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है सैलरी। तो सैलरी कितनी दे रखी है भाई, सैलरी और वेजेस दोनों चीजें, ठीक है, सैलरी और
बेसिस जो है वो दोनों की कितनी है 2262 रुपये। ठीक, अब इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ भी है वेतन जो है वो 300 रुपये बकाया है। वेतन जो है वो 300 रुपये बकाया है, यानी 300 रुपये बकाया है, यानी क्या हो गया आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक, बकाया का मतलब है हमारे द्वारा कमाया जा चुका है लेकिन हमें मिला नहीं, हमारे द्वारा कमाया तो जा चुका है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं, यानी ये 300 रुपये हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, यानी 2562 रुपये हमारे हो गए सैलरी एंड वेजेस के। उसके बाद हम आते हैं तो आपको लिखा हुआ है इसमें फ्यूल एंड लाइट, यानी तेल का और बिजली का। तो तेल का और बिजली का क्या हो गया 1618 रुपये, यानी 1618 रुपये हमारे खर्च हुए। ठीक, यह सैलरी है, सैलरी में क्या है अपने कर्मचारी को दी होगी। ठीक, ये हो गई। इसके बाद हमारा क्या है तेल और लाइट यानी बिजली का खर्च हो गया कितना 1618 रुपये। फिर कोई मशीन थी हमारे यहाँ, उसको हमने बनवाया यानी रिपेयर, तो रिपेयर के हमारे खर्च हो गए 734 रुपये। इसके बाद आ जाते हैं रेंट एंड रेट्स। ठीक है, रेंट एंड रेट्स तो 3194 रुपये के रेंट एंड रेट्स थे। ठीक है, ये हमने पेड कर दिए। फिर आता है मनोरंजन पर व्यय यानी इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2190 रुपये के आपको क्या दे रखे हैं मनोरंजन के व्यय भी दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तो डिनर एक्सपेंसेस यानी खाना ना खाया गया होगा। ठीक है, तो उसके एक्सपेंसेस हुए 760 रुपये। ठीक, अब इसके बाद आते हैं सैलरी यानी विविध खर्च। ये विविध खर्च वे खर्च होते हैं जो किसी भी हेड में नहीं आ सकते। ठीक है, ये किसी भी हेड में नहीं आते हैं, यानी जो मिसलेनियस होते हैं छोटे मोटे खर्चे कई। ठीक, तो उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम एक विविध खर्च के नाम से उनका एक हेड बना देते हैं, उसी हेड में वो अमाउंट डालते रहते हैं। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं सैलरी एक्सपेंसेस 1600 रुपये। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए आपको समायोजनाएं दी हैं, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सूचनाओं का प्रयोग करिए। इसमें नीचे लिखा हुआ है फर्नीचर पर 10%, चाइना आदि ग्लास पर 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। फर्नीचर पर लगा है आपका कितना, फर्नीचर पर आपका लगा है डेप 10%, ये डेप लग रहा है। ठीक, डेप आप पता है आपको, डेप में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अप्रैल मई के सेशन में जब ऑनलाइन क्लास लग रही थी तो डेप यानी डेप्रिसिएशन ह्रास जो है वो हम आपको विधिवत रूप से पूरा समझा चुके हैं, उसके सारे सवाल करा चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि डेप होता क्या है। ह्रास जो होता है वो किसी संपत्ति पर धीरे धीरे लगने वाला या धीरे धीरे कमी जो आती है संपत्ति के मूल्य में, वही क्या कहलाती है, वही ह्रास कहलाती है। जैसे कोई भी मशीन आपने खरीदी, ठीक है, कोई भी मशीन आपने खरीदी, ठीक है, वो आपकी क्या हुई 2 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी। अब इसे आपने यूज करा, यूज करने के बाद 2 साल बाद भी अगर आप इसे बेचेंगे तो क्या ये 2 लाख में जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक है, ये कितने में जाएगी? ये आपकी जाएगी 1,40,000 में या 1,60,000 में जाएगी। तो जो आपकी मूल्य में कमी आ गई, 2 लाख की आपने खरीदी, बेची तो वो कितने की बिकी? 1,60,000 की बिकी, यानी जो 40,000 जो कम हुए ये क्या है? ये आपका क्या है? यही ह्रास है, यही ह्रास है। क्यों? क्योंकि संपत्ति यानी मशीन आपने यूज करी, यूज करने के बाद वह बात नहीं रह जाएगी जो पहले थी। ठीक है, और इसी बात के मूल्य क्या है? इसी बात का प्राइस जो है वो घट जाता है। ठीक, तो आपके पास ये संपत्ति की तीनों फर्नीचर है, चाइना ग्लास है और बिलियर्ड टेबल है, ये संपत्ति है। ठीक, और ये संपत्ति जो है हमेशा इसमें ह्रास लगता ही है। ठीक है, तो फर्नीचर पर 10% का ह्रास लगा। फर्नीचर था कितने का? 2500 रुपये का था, 10% ह्रास लगा यानी 250 रुपये लगा। चाइना ग्लास पर आपका ह्रास जो लगा है, चाइना ग्लास कितने के थे? 3194 के ग्लास थे। ठीक है, 3194 के ग्लास थे। ठीक है, और इस पे 31 यानी 33 सही 1/3 यानी 99/3 का ढलान 99/3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ह्रास लगा के दिखा दोगे तो आपका ह्रास कितना आ जाएगा? 111 रुपये का ह्रास आएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो आता है बिलियर्ड टेबल। ठीक है, बिलियर्ड टेबल पर 20% का ह्रास लगाना है। बिलियर्ड टेबल है कितने की? 1200
50 रुपए की वेरिएबल है, इस पर हमने 20% का ब्याज लगा दिया, यानी 250 रुपए का ब्याज इस पर भी। टोटल में ब्याज की राशि है 611 रुपए में लिख दी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस साइड में से इसका टोटल कर लिया 15835। ठीक, इस साइड में से हम क्या करेंगे, इस साइड को घटा देंगे, इस साइड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इस साइड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी इस साइड का टोटल, ठीक है, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल में हमने क्या करा, इसके टोटल में से इसके टोटल को लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2566 रुपए हमारे पास निकल कर आ गए। ठीक, तो ये हमारे कौन सी साइड है और ये हमारी कौन सी साइड है। ठीक, आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बैलेंस निकल के आ गया, ये जो बैलेंस है वो हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस बैलेंस को हम सरप्लस भी लिख सकते हैं और इस बैलेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इस बैलेंस को हम लिख सकते हैं इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमारे पास सरप्लस निकल के आ गया, कितना आ गया, क्यों सरप्लस कहां से निकल के आया, ये हमारी क्या थी, ये हमारे पास पैसे आए। ठीक, ये हमारे पास पैसे आए होंगे, ये हमारे पास पैसे गए, तो हमारे पास पैसे आए ज्यादा गए कम। जब आए ज्यादा और गए कम तो हमें क्या होगा, सरप्लस होगा। अगर यहीं पर क्या होता, ये साइड बड़ी होती और ये साइड छोटी होती तो हमारे पास क्या हो जाता, तो हमें होता घाटा, डेफिसिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, डेफिसिट। ठीक, अगर ये वाली साइड छोटी होती और ये वाली साइड बड़ी हो जाती तो हमें होता घाटा यानी डेफिसिट। जब ये वाली साइड बड़ी है यानी पैसा आया ज्यादा गया कम, तो हमारे पास क्या बचा होगा, सरप्लस बचा होगा। ठीक, और इस सरप्लस को हम कहां ले जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, सरप्लस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होता है। अगर डेफिसिट आता है तो बैलेंस शीट में यही बैलेंस जो है, डेफिसिट अगर होता तो वो आपका कैपिटल फंड से लेस होकर बाहर आता। ठीक है, यहां तक आप आराम से इस सवाल को देखिएगा, वीडियो को सवाल करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 27। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो हम आपको घर से करने के लिए देंगे। ठीक है, थैंक यू।